इन तीन प्लेयर्स के लिए नीलामी में आरसीबी और एमआई के बीच होगा तगड़ा झगड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1109वां एपिसोड। आज 3 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है प्लेयर्स रजिस्ट्रेशंस के हवाले से। दरअसल दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल कर आए हैं नीलामी से पहले खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, टेलीग्राम पर भी मैंने बता दिया था कि 1167 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन अगर हम इन खिलाड़ियों का ब्रेक डाउन करें तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 830 भारतीय प्लेयर्स हैं, बड़ी संख्या में इंडियन प्लेयर्स जो है वो नीलामी के लिए रजिस्टर्ड। इसके अलावा 336 ओवरसीज खिलाड़ी है, मतलब विदेशों के खिलाड़ी भी इस बार खूब नीलामी में आने वाले हैं। लेकिन जो सबसे तगड़ा आंकड़ा है वो ये है कि लगभग इन 1000 खिलाड़ियों में से 909 अनकैप्ड प्लेयर है दोस्तों। मतलब वो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और इन 909 अनकैप्ड प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ी है। मतलब ये नीलामी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ इंडियन प्लेयर्स और भारतीय डोमेस्टिक खिलाड़ियों के अराउंड घूमने वाली। इसके अलावा दोस्तों 212 कैप्ड प्लेयर्स और 45 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी भी नीलामी का हिस्सा है। तो जो ये टोटल 1000 खिलाड़ियों का 1167 प्लेयर्स का जो फिगर है ना, इसका ब्रेकडाउन हमने आपको बताया। अब इस ब्रेकडाउन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जाहिर है बड़े विदेशी प्लेयर, बड़े इंडियन प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन हो गए थे, तो बहुत बड़े खिलाड़ियों का नीलामी में आना नामुमकिन ही था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये जो 1000 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हुए, इसमें से कुछ प्लेयर शॉर्टलिस्ट होंगे, उसको लेकर अपडेट आ गई है। दरअसल दोस्तों ये जो 1167 प्लेयर्स हैं, इनकी लिस्ट सभी 10 टीमों को बीसीसीआई ने भेज दी है। अब जो बीसीसीआई है वो तय करेगा कि इनमें से किन किन प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। दरअसल ये जो 10 टीमें हैं ना, ये अपने अपने नाम बताएंगी जिन पर ये 10 की 10 टीमें रिस्पेक्टिवली इंटरेस्टेड है। उसके बाद ये जो पूल तैयार होगा उसमें से टोटल लगभग 500 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो 500 प्लेयर्स है उन पर बिडिंग होगी। ये 1000 खिलाड़ियों पर बिडिंग नहीं होगी। जो शॉर्टलिस्ट होंगे इसके बाद उन पर बिडिंग होने वाली है। हालांकि मैं पहले ही आपको शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स की लिस्ट बता चुका हूं और मोस्ट प्रोबेबली वही लिस्ट रहने वाली है। लेकिन अभी की स्थिति में अब 10 टीमें जो है वो छटनी करेंगी खिलाड़ियों की, क्योंकि जाहिर है भैया आप खुद ही देखिए 45 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी हैं और सब पर तो कोई इंटरेस्टेड रहता नहीं है। तो कई प्लेयर्स को नीलामी से पहले ही आउट कर दिया जाएगा, अनशॉर्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों 500 प्लेयर्स कौन शॉर्टलिस्ट होंगे ना, वो भी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। 63,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, फ्री में आप भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आईपीएल की नीलामी की हर अपडेट, पर्दे के पीछे की कहानी सबसे पहले डलेगी कहाँ, टेलीग्राम पर ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों रचिन रविंद्र के हवाले से निकल कर आ रही है। रचिन रविंद्र जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस नीलामी सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं, उनकी बेस प्राइस सुनकर सभी 10 टीमें हैरान है। सिर्फ 50 लाख रुपए, सबसे कम जो बेस प्राइस विदेशी प्लेयर्स की होती है, उसमें इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। उम्मीद थी कि 2 करोड़ में रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन भैया रचिन रविंद्र ने साफ कर दिया कि मुझे सिर्फ आईपीएल आकर खेलना है, इर्रिस्पेक्टिव आप मुझे कितना भी पैसा दो, मैं इस समय पैसों के पीछे नहीं भाग रहा हूं। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, इसलिए उन्होंने सबसे कम बेस प्राइस में अपने आप को रजिस्टर किया ताकि उन्हें किसी ना किसी टीम में तो मौका मिल जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि रचिन रविंद्र से अभी तक किसी भी आईपीएल टीम ने कांटेक्ट नहीं किया है, एंड दैट्स व्हाई उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई खरीदेगा नहीं, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने इतने कम बेस प्राइस में अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराया है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो रचिन रविंद्र 20 करोड़ से कम में बिकेगा नहीं और हर टीम बोली लगाएगी। चौथी बड़ी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, बेस प्राइस को ही लेकर शॉकिंग 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं 2 करोड़ रुपयों में, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनफॉर्म रचिन रविंद्र तो 50 लाख में थे, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज और हैरी ब्रूक ने अपने आप को 2 करोड़ में रजिस्टर्ड किया।
ये अंतर होता है दोस्तों दो बड़े खिलाड़ियों के बीच। एक खिलाड़ी जो बड़ा बनना चाहता है, जिसे सिर्फ क्रिकेट खेलना है, जिसे सिर्फ मौका चाहिए, वो कम से कम में भी आने को तैयार है। और एक तरफ एंजेलो मैथ्यूज है जिनका कोई फॉर्म प्रदर्शन कभी खेलते ही नहीं है, अनफिट है, वो 2 करोड़ मांग रहा है। और हैरी ब्रूक भी 2 करोड़ मांग रहा है खुद के लिए, जो पिछला सीजन बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। एंड दैट्स वाई दोस्तों कहते हैं ना इंडियन प्रीमियर लीग में कि अगर आप स्टार्टिंग में बहुत कम पैसों में आते हैं तो आपके चांसेस आने वाले 5-10 सालों में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने के सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत महंगे आते हैं ना स्टार्टिंग ईयर्स में, तो एंड में फिर आपकी वैल्यू कम होती है। और आईपीएल का ये इतिहास रहा है और यही चीज यहाँ बेस प्राइस में भी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट जोफ्रा आर्चर के हवाले से आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली जोफ्रा आर्चर ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन रिपोर्टेडली जोफ्रा आर्चर ने नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया है। वो 2024 की नीलामी में बिकते हुए नजर नहीं आएंगे। रीजन है दोस्तों यही है कि फिटनेस है, और मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 करोड़ रुपए में इनको रिलीज किया था। तब से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब ऐसा हो सकता है कि नीलामी में ना आए। दरअसल बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज दोस्तों ये है कि आर्चर की जो फिटनेस है ना, वो इन्हें किसी भी टीम में बिकने के बाद खेलने नहीं दे रही है। तो अगर आप किसी टीम में नीलामी में आकर मान लो 3 करोड़ में, कम में 3 करोड़ में भी बिक गए, तो फिर खेलने के चांसेस फिर वही हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। और यही चीज रहती ना कि इंजर्ड हो जाएंगे, फिर टीम में विश्वास करेंगी नहीं। और इससे जोफ्रा आर्चर को लॉन्ग टर्म में नुकसान है। मान लीजिए इस बार बिक गए 3 करोड़ में, किसी टीम में शामिल हो गए, फिर चोट के चलते खेल नहीं पाए, तो आने वाले सीजन्स में और टीम भरोसा नहीं करेंगी। तो भाई अगर आपको भरोसा यहाँ पर आईपीएल टीमों में बनाना है ना, तो या तो अभी अपनी फिटनेस बता दो कि मैं कैसा हूं, अदरवाइज मत आओ। और आर्चर ने ना आने का फैसला लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। धोनी ने अपने यूट्यूब चैनल को लेकर एक बड़ी बात कही। जी हाँ दोस्तों, धोनी ने कहा कि क्या वो यूट्यूब चैनल बनाएंगे या नहीं, इस पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा आई डोंट थिंक आई कैन रन ए यूट्यूब चैनल, आई एम काइंड ऑफ ए पर्सन हु कैन पोस्ट 1 वीडियो एंड देन डिसअपियर फॉर 1 ईयर। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद 1 साल के लिए डिसअपियर हो जाऊंगा। दैट्स व्हाई भैया मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता हूं। ये बोल रहा है महेंद्र सिंह धोनी। यार धोनी, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर है, अगर आप एक वीडियो भी बनाएंगे ना और 1 साल बाद भी आएंगे ना, तो भी हजारों करोड़ व्यूज उस पर आएंगे। तो धोनी आपके लिए तो ये छोटी चीज है बहुत, यूट्यूब और कंसिस्टेंटली वीडियो डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब पर। क्यों? क्योंकि भैया सीधी कहानी है, धोनी है। और धोनी भाई वो 5 सेकंड 10 सेकंड का भी वीडियो अगर बनाएगा ना यूट्यूब पर आकर, तो वो साल भर ट्रेंड होगा, साल भर, और अगले साल भी आकर डालेगा तो फिर ट्रेंड होगा। तो धोनी है यार, और यूट्यूब चैनल उनके लिए बहुत छोटी चीज है, मेरी राय तो यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है ऑक्शन फाइट के हवाले से। किन खिलाड़ियों पर नीलामी में अच्छी तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी, इस पर अब लगातार अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। और आज की स्थिति में मैं आपको ऐसे 3 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं जिन पर अच्छी फाइट होगी। आरसीबी और एमआई 2 टीमें इन पर फाइट करने वाली। पहला नाम पैट कमिंस, तेज गेंदबाज है, कप्तानी का विकल्प देते हैं फ्यूचर में, जिसकी जरूरत आरसीबी को है। तेज गेंदबाज की जरूरत आरसीबी को भी, और विदेशी तेज गेंदबाज की जरूरत मुंबई इंडियंस की टीम को भी है, जो कि साथ दे सके जसप्रीत बुमराह का। आरसीबी के पास तो रीच टॉपली से बड़ा विदेशी प्लेयर आज की डेट में रिटेंशन के बाद है नहीं। तो पैट कमिंस पहला नाम है, दोनों लड़ेंगी पागलों की तरह। दूसरा नाम मिचेल स्टार्क, आरसीबी की फर्स्ट चॉइस है मिचेल स्टार्क। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए तो सबसे जरूरी मिचेल स्टार्क है। पहले भी मिचेल स्टार्क आरसीबी के साथ अपनी लॉयल्टी दिखा चुके हैं, और आरसीबी तैयारी कर रही है 10 से 12 करोड़ लगाने की। भले ही उनके पास कम पर्स है, लेकिन मुंबई भी दूसरी तरफ स्टार्क चाहिए। अगर भैया पैट कमिंस नहीं मिलते हैं तो मुंबई भी स्टार्क के पीछे बोली लगाएगी, और फिर लड़ाई इंटेंसिफाई हो जाएगी, और आरसीबी एमआई दोनों लड़ाई लड़ेगी मिचेल स्टार्क के लिए। और तीसरा नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर द इंडियन नेम। देखो यार, इस नीलामी में भारतीय नाम बहुत कम है। मैंने आपको शॉर्टलिस्ट प्लेयर बताया, 909 अनकैप्ड इंडियन थे, ओवरऑल अनकैप्ड प्लेयर्स थे। तो जाहिर है अनकैप्ड नाम बहुत है, तो आपको इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर मिलेंगे नहीं। एक ऐसा इंडियन प्लेयर जो कि इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर है, वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, आईपीएल में अच्छा इतिहास है, तेज गेंदबाजी करते हैं, नीचे से फिनिशिंग टच देते हैं, कौन सी टीम बोली नहीं लगाएगी। मुंबई को तो इंडियन प्लेयर से प्यार है, ये हमने देख लिया। इनके पास आज की डेट में 7 सबसे बड़े इंडियन प्लेयर हैं, तो 8वां जोड़ने में इनको टेंशन नहीं है। तो दूसरी तरफ आरसीबी भाई इंडियन प्लेयर मिल रहा है, तो आपको नीचे से कम वो सपोर्ट तो मिल रहा है शराज के लिए। तो दोनों टीमें बोली लगाएंगी और इनके लिए भी लड़ाई होगी। तो ये 3 नाम है जिनके पीछे आरसीबी और एमआई के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी नीलामी में। आप देखते हैं ये 3 नाम किधर जाते हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, इन 3 में से कौन कहां जाएगा, या फिर ये तीनों ही आरसीबी एमआई छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अपनी राय लिखना, इनकी प्राइस बताना कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, नीचे कमेंट कीजिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से आ रही है। विराट कोहली के ऊपर एबी डिविलियर्स ने एक बयान दिया। एबी डिविलियर्स ने कहा वी विल सी मोर बेस्ट ऑफ विराट कोहली इन द कमिंग फ्यूचर इन साउथ अफ्रीका टूर एंड इन द इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल में और साउथ अफ्रीका टूर में अभी हम और विराट कोहली का अच्छा फॉर्म देखेंगे। एबी डिविलियर्स ने कहा कि अभी तो विराट कोहली फॉर्म में आए नहीं है, अभी तो विराट फॉर्म में आएंगे जो 2024 में आपको देखने को मिलेगा और साउथ अफ्रीका टूर में देखने को मिलेगा। और एबी डिविलियर्स ने कहा कि जो पिछले 3-4 सालों का सूखा था विराट के रनों का, वो अब पूरी तरीके से चेंज होने वाला है 2024 में। एबी डिविलियर्स की बात अगर सही होती है तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत की झोली में आने से शायद कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यार दूसरी चीज ये है, वर्ल्ड कप ने सिखा दिया है कि यार एक बार जब टीमें सेमीफाइनल में 4 आ जाती है ना, उसके बाद जैसा कि मैं लगातार बोल रहा हूँ, कोई भी जीत सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने आईपीएल मीडिया राइट्स के वैल्यूएशन पर बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अरुण धूमल ने कहा आईपीएल मीडिया राइट्स वैल्यूएशन कैन टच $50 बिलियन, 4 लाख करोड़ के भी हो जाएंगे आने वाले समय में। भाई ये तो किसी देश की जीडीपी है, कौन की, पाकिस्तान की भी नहीं है भाई इतनी जीडीपी। मतलब 4 लाख करोड़ रुपयों के हो जाएंगे आईपीएल मीडिया राइट्स के वैल्यूएशन। अभी भी आईपीएल मीडिया राइट्स के वैल्यूएशन बहुत तगड़े हैं, 40-50 हज़ार करोड़ के हैं। लेकिन अगर धूमल की माने तो ये 10 गुना बढ़ जाएंगे और 4 लाख करोड़ में बिकेंगे और बड़े बड़े दुनिया भर से लोग आएंगे इसको खरीदने के लिए। और अगर ये सच में हो जाता है ना भाई, तो आईपीएल अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आगा सलमान, उनके हवाले से रिपोर्ट है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जब आईपीएल 2023 के दौरान विराट कोहली और नवीन उल हक की लड़ाई हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान के आगा सलमान इस लड़ाई में कूद गए थे और इंस्टाग्राम पर उन्होंने विराट कोहली को थोड़ा सा बदतमीजी से मैसेज किया। उन्होंने कहा कोहली बच्चे इजी हो जा, क्या हो गया। ये बताया दोस्तों इमाम उल हक ने। इमाम उल हक ने पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया कि आगा सलमान ने विराट कोहली को इस तरह का मैसेज किया था। आगा सलमान विराट कोहली की पैरों की धूल का कण भी नहीं है और वो विराट जैसे प्लेयर को कह रहा है कोहली बच्चे। अब यहाँ से पता लगता है कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी कितने अनपढ़ और गंवार हैं। यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको सबसे पहले तो सिखाना पड़ेगा आपको कि किसी से बात कैसे करते हैं। और पाकिस्तानियों को सबसे पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी ना सिखाते हुए स्कूल में डालने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का बयान विराट के लिए देना सचमुच सही नहीं है। देखो यार, विराट हिंदुस्तान की शान है। बेशक हिंदुस्तान में कुछ विराट के फैन है, कुछ रोहित के फैन है, कुछ धोनी के फैन है, लेकिन जब आती है ऐसे कंट्री की तो ये तीनों ही अपने हैं। और इन तीनों के खिलाफ किसी एक पाकिस्तानी का इस तरह से इंस्टा मैसेज करना, बचकान हरकत करना और कोहली को बच्चा कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इस पर मेरे हिसाब से सलमान आगा को माफी मांगनी चाहिए। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन सी खबर अच्छी लगी। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना भाई, मजा आ जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट करके बेल आइकन दबाना।